बीमार है वो उनकी बीमारी में कमी आने लगेगी, और जो बीमार है, बीमार नहीं है, वो सेहतमंद ही रहेगा और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। सुबह उठिए, सबसे पहले आप बिना कुल्ली किए 1 गिलास पानी पिए, 1 गिलास 2 गिलास जितना पीना पिए। सुबह का जो लार होता है हमारे मुंह में जब हम उठते हैं वो अमृत है, और हम लोग थूक थूक करके फेंक देते हैं। विदेशों में जगह जगह स्टेशन बना हुआ है थूकने का, और वो 1 सैशे 5 ml का सैशे बनता है उसमें, और वो 1 सैशे हमारे यहाँ का 16,000 रुपये बिकता है। इतनी कीमती चीज़ है वो, और हम लोग उसको फेंक देते हैं कुल्ली करके। तो सुबह उठिए, 1 गिलास 2 गिलास अच्छा पानी पीना है, इत्मीनान से पानी लीजिए, बैठ जाइए आलती पालती मार के, और वो घोट घोट करके पीजिए। 1 गिलास पानी कम से कम 5 मिनट। आज इन्होंने तजर्बा किया, बताइए क्या पिया, कुछ फर्क हुआ है? फर्क हुआ, 2-3 घंटे तक उसका असर रहा। ठंडा गला जो पानी मौसम के हिसाब से पानी पीजिए, वो पी लीजिए। ऐसा हो सकता है कोई इसमें कोई मेहनत है, कोई पैसा लग रहा है, करता क्या है? सुबह जब उठते हैं ना तो मुंह का लार अल्कलाइन होता है और पेट में एसिड भरा रहता है। जैसे ही वो अल्कलाइन जाएगा पेट में, इस एसिड को न्यूट्रल कर देगा, और आपको 10 मिनट के अंदर में बाथरूम में दौड़ना पड़ेगा। तो पेट साफ, सब बुनियाद यही है, पेट सही है। उसके बाद चूना, जो पान में खाते हैं, और हम तो बोलते हैं कि जिसने पान का इजाद किया होगा ना वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा होगा। पान हरा होता है, क्लोरोफिल से भरपूर, हरी चीज, नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें भरपूर है। चूना 1 ग्राम से 2 ग्राम तक एक आदमी का डेली का खुराक, छोटे से बड़े के हिसाब से मिलाकर 1 मटर के बराबर चूना लीजिए, और उसको 1 गिलास पानी में घोल के पी लीजिए, सुबह शाम पीजिए। आप कैल्शियम का भरपूर इस्तेमाल आपके बॉडी में हो जाएगा, उससे ज्यादा बड़ा कैल्शियम कुछ नहीं है। अगर किसी का जॉइंट्स पेन अगर होगा तो वो ठीक हो जाएगा, मेरी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खाना खाते हैं हम लोग, खाना तो 2 रोटी खाएंगे लेकिन 4 गिलास गटागट पानी पी लेंगे। ऐसी होता है, सब लोग कैसी करते हो, खाना खाए 4 गिलास पानी पी लिए, वो आपके लिए जहर है। संस्कृत में एक श्लोक है, भोजन अंते विषम वारी, यानी भोजन के बाद पानी जहर है। तो आप बोले करेंगे क्या, और क्यों ऐसा है? याद से नहीं, 3,000 साल पुराना श्लोक है, पुराने वेदों ने लिख दिया है इसको। खाने के बाद पानी जहर है, नहीं पीना है। क्यों? खाना पकाते हैं घर में, चूल्हा जला, उस पर चावल रख दिया, पानी डाल के खाना पक रहा है। खाना तब तक पकेगा जब तक चूल्हा जल रहा है। अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? चूल्हा पर आग बुझ जाएगी, खाना नहीं पकेगा। जब हम खाना खा लेते हैं, मेरे पेट में खाना जब चला जाता है तब यहाँ आग लगती है, पेट में आग लगती है, यानी खाना हजम होने का प्रोसेस शुरू हुआ है। जब पेट में आग लगी है, खाना हजम होने का सिलसिला शुरू हो गया है, अब आप उसमें 4 गिलास पानी डाल देंगे, आग तो बुझ गई ना। अब वो खाना हजम नहीं होगा, सड़ेगा। इसलिए अक्सर आदमी, यहाँ से कोई भी एक आदमी अगर यहीं से बता देगा, कोई भी एक आदमी बोले हमारा पेट सही रहता है, इम्पॉसिबल। कोई भी नहीं बोलेगा हम बहुत सेहतमंद है, पेट मेरा सही रहता है, नहीं, उनका खाना सड़ेगा। ऐसा नहीं करेगा। खाना खाने से 40 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए। खाना खाने बैठे हैं तो बीच में 2-3 बार 2-3 घोट पानी पी लीजिए। जैसे खाना अटक रहा है या बहुत ज़्यादा तीखा लगा तो 1 आध घोट पी लीजिए। खाना खत्म होने के बाद
एक आध घोट पी लीजिए, कितने के मुंह में जो खाना का हिस्सा है वो पेट में चला जाए या कुल्ली कर दीजिए। पानी पीना है कम से कम ये प्रोसेस जो पेट में होता है खाना हजम होने का या पेट में जो आग लगी है वो 1 से 1.5 घंटे तक रहता है। उस दरमियान में वो खाना पूरा एकदम हलवा हो जाता है, जिसको कैलोस बोलते हैं। अब उसको पानी की जरूरत है, यानी खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पीजिए, जितना पीना है। ये इसमें कितना पैसा लग रहा है आपका? कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा है। तो इतना अगर कर लेंगे तो आपका पेट सही रहेगा, पेट सही रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। अब आप ये बताइए कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप सेहतमंद हो जाइए, तो हम तो फिर बेवकूफ डॉक्टर हकीम है ना भाई। आप मरीज नहीं है कि हमारा पेट कैसे चलेगा? लेकिन हम तो ऐसा नहीं सोच रहे। एलोपैथ यही सोचता है। एलोपैथ में ऐसा कोई उपाय नहीं है कि बीमारी से पहले कुछ करना है जबकि बीमारी ना रहे। उनका करना है कि बीमार पड़ो तो मेरे पास आओ, तो हम इलाज करेंगे। लेकिन हमारा तिब या हमारा इस्लाम तो ये सबक देता है कि ऐसा करो कि बीमार ही मत पड़ो। इस्लाम भी हमारा ही सिखाता है, ये तो सुन्नत रसूल है। खाना में पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है। आप अगर हमको खाना और पीने की बात अगर कहें तो हम जानवरों से सीख सकते हैं। आपके घर में जानवर है, आप उसको सुबह में खाना दे दीजिए, चारा खा लेगा, पानी नहीं पिएगा। आजमाए आप लोग? कोई किसान है वो खाना खा लेगा, चारा खा लेगा, घास भूसा सब खा लेगा, लेकिन पानी नहीं पिएगा। पानी पिएगा 11-12 बजे। परिंदे को अगर पानी पीते देखे होंगे, एक बूंद उठाएगा, ऐसे करेगा, तब फिर पिएगा। वही हम बोले सिप सिप करके पानी पीजिए, घोट घोट करके पानी मुंह में लीजिए, चारों तरफ घुमाइए, जितना लार है मुंह में पानी के साथ मिलकर पेट में जाएगा। ये लार 1 नंबर का अल्कलाइन है। और आप बीमार तभी होंगे जब एसिड होगा आपके बॉडी में। हम कोई जांच नहीं कराते, कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना, उसी का इलाज क्यों न चल रहा, हम इलाज कोई जांच नहीं कराते किसी भी तरह का। क्या है कि एक मामूली पेशाब के जांच से सब पता चल जाता है। पेशाब का जांच कराइए, उसमें एक पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल 1 से लेके 6 तक अगर है तो आपका एसिडिक है बॉडी, यानी आपके अंदर कोई बीमारी है। बीमारी कोई भी रहे, हमको दवाई वही देना है ना, हमको ही तो देखना नहीं कह रहे इसको क्या हो गया, क्या दवाई दे। एसिड और अल्कलाइन पे ही हमारा फैसला हो जाता है कि इसको दवाई देना है या नहीं देना है। दवाई देखिए कुल मिला के। और अगर 7 से 7.5 तक अगर है आपका पीएच लेवल, तो आपके बॉडी में एसिड नहीं है, टॉक्सिन नहीं है, आप बीमार नहीं है। बीमारी की पहचान यही है। हम बीमार ही ना पड़े, इतना कर लीजिए। और अगर बीमार हैं तो बीमारी के लिए दवाई वही है हमारे पास। एक ही दवाई हम बनाए हैं, हेल्थ इन बॉक्स उसका नाम है। और किसी भी बीमारी में हम उसको 4 महीने चलाते हैं। कोई भी आदमी चाहे बरसों से दवाई खा रहा हो, डायबिटीज का या प्रेशर का या हार्ट का, जिस दिन मेरी दवा शुरू होती है उसी दिन वो दवाई सारी बंद हो जाती है, जरूरत नहीं पड़ती। और 4 महीने के बाद हम दवाई बंद करें, फिर उसका शुगर 400 भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेशर उसका 150/100 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका बॉडी क्या कहता है आप अपने बॉडी से पूछिए। आप कागज मत देखिए, वो कागज तो आपकी घेराबंदी है। आपको जो भी जांच कराया जाता है वो आपको बीमार रखने के लिए यहां लगता है टन। कितना शुगर है, परेशान। अभी हम लोग सब लोग इत्मीनान से बैठे, हमारी कहानी आप सुन रहे हैं। अगर यहाँ पर अभी एक सांप आ जाए तो भगदड़ मच जाएगी, सबका प्रेशर बढ़ जाएगा। और हम प्रेशर चेक करेंगे तो क्या आप प्रेशर के मरीज हो जाएंगे? प्रेशर के मरीज हो जाएंगे? नहीं ना। प्रेशर जो भी हमारा बढ़ता है वो एक्सीडेंटल होता है। कोई भी ऐसा खबर सुन लिए प्रेशर बढ़ गया, कोई भी ऐसी बात है कि धड़कन बढ़ गया। इस जाड़े का मौसम, ये जाड़ा इतना सख्त सर्दी आपके यहाँ, हर आदमी का भी शुगर लेवल हाई होगा। हाई फीवर में, बढ़ती उम्र में
और ये कड़ाके की सर्दी में शुगर लेवल हाई रहता है। और फैशन चल गया आज तक तो चेक कराने का, जैसे शुगर चेक कराते हैं तो फास्टिंग और पीपी। दुनिया के 50% इंसान का फास्टिंग ब्लड शुगर हाई रहता है। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है? हाई कैसे हो जाएगा? रात में हम 8 बजे खाना खाए थे, अभी हम सुबह 8 बजे चेक कर रहे थे, मेरा शुगर हाई हो गया। हम तो रात भर सोए हुए थे, हम बोलते हैं भाई सपने में कुछ खा लिया होगा, नहीं ना हो सकता है, तभी पड़ा ना। होता क्या है, हमसे ज्यादा हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन हमारा ख्याल रखता है। ये इसको पता है कि ये बंदा उठा है तो ये 10 बजे से पहले नाश्ता नहीं करेगा, तो आपके उठने से पहले ही उस वक्त तक आपका शुगर लेवल एकदम नीचे हो जाता है, 50-60 तक चला जाता है, इतना लेवल कम हो जाता है जब आप उठते हैं उससे पहले तक। इसीलिए कभी कभी लगता है उठने का मन नहीं करता, सोए रहेंगे। तो उस वक्त ब्रेन लीवर को ऑर्डर देता है कि देखो अभी बंदा उठने वाला है, उठेगा तो 10 बजे नाश्ता करेगा, इसको अपना शुगर थोड़ा छोड़ दो, तो ब्लड में चला जाता है। अब जब आप जाते हैं चेक कराने के लिए तो आपका शुगर लेवल हाई मिलता है, बोलता है फास्टिंग ब्लड शुगर हाई है। इसलिए फास्टिंग शुगर कभी चेक नहीं कराना चाहिए। और शुगर लेवल कितना रहता है? 6 मार्च 2018 का गाइडलाइंस अगर दुनिया के सामने आ जाए तो 80% शुगर के मरीज कल से दवाई खाना छोड़ दें, वो यूं ही मरीज बनेगा। हाँ, एक्चुअल शुगर लेवल आपका होना चाहिए 250। हाँ, वो मेरे पास सबूत है, हम बेकार सबूत की बात नहीं कर रहे। अभी डॉक्टर आपको बता देंगे, इस पर बड़ी लंबी बात हुई है, अच्छे से डॉक्टरों की बहस हुई है और लोग नहीं माना इसमें। नहीं, वो तो उनका है, एडीए का है, सीडीसी का है, अमेरिका का है, हम कैसे माने, हमारे इंसान परिस्थितियां अलग हैं, ये वो। तो आप उसी का तो मान रहे हैं पहले से, ये क्यों नहीं मान रहे? अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का गाइडलाइंस आया 6 मार्च 2018 को, जिसमें ये मेंशन है। मेरे पास कॉपी है, बोलिएगा तब देंगे। इंडिया में 140 फिक्स कर दिया। हाँ, हुआ क्या है, चाहे शुगर का या प्रेशर का या कोलेस्ट्रॉल का या आर्थराइटिस का जो भी है, टेस्टिंग जहाँ होता है, जहाँ नंबर सिस्टम है, हर 10 साल में एक पैनल बैठता है फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के पेड साइंटिस्ट का। 11 या 7 साइंटिस्ट का पैनल बैठता है, उनको कहा जाता है कुछ करो, दवाई बेचना है ना, कुछ करो। और ये खेल शुरू हुआ है पहली बार 1997 में। 1997 से आज 2010 तक लास्ट पैनल आया है, जिसमें आप लोग सब घेरे हुए। 2003 में जब इसका रिपोर्ट आया, और क्या कहा, शुगर का लेवल 140 मैक्सिमम। हाँ, 140 ऊपर है तो इसका मतलब डायबिटिक है। यानी आज के दौर में दो ही तरह के इंसान, या तो डायबिटिक या प्री डायबिटिक। एक को डायबिटिक हो गया या दूसरे को डायबिटिक होने वाला है। 2003 की रिपोर्ट के बाद चाइना की 50% आबादी डायबिटिक हो गई, हाहाकार मच गया था उसमें। फिर फाइनल जो अभी 2010 में जो रिपोर्ट आया उसमें 3 चीजें आ गया। पहले फास्टिंग नहीं था या पीपी नहीं था, रैंडम था एक, अब 3 आ गया। फास्टिंग 70 से कितना है, 90, हमको तो याद भी नहीं, 70 से 100, पीपी 100 से 140, और एक आ गया HB1AC, HB1AC, जिसको अभी तक WHO ने अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन हर लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहा है अनऑथराइज्ड, कि 7 रहना चाहिए, कि 7.5 रहना चाहिए, कि 8 रहना चाहिए, कि 5 रहना चाहिए। चेक हो रहा है, पैसा हो रहा है। और टेस्ट कराने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, सिर्फ 2 आदमी को फायदा होता है। जितना भी आप रिपोर्ट कराते हो उससे 2 आदमी को भला होता है, एक डॉक्टर जो करा रहा है और एक पैथोलॉजिस्ट जो कर रहा है। आपका कोई फायदा नहीं होता है, आपको तो बस देख रहे, कभी उसकी दवाई, कभी उसकी दवाई, कभी उसके डॉक्टर का दवाई नाप रहे हैं, कभी हकीम के पास चले गए, कभी डॉक्टर के पास चले गए, कभी उस डॉक्टर के पास, जो बताए उस डॉक्टर के पास चले जा रहे हैं सब, और जहां जाएगा फिर से फ्रेश स्टार्ट है, कहीं कमीशन मिल रहा है।
40% कमीशन का खेल है, तो वो चल रहा है। ये सिर्फ आपका मतलब वो जाल है, ट्रैप, आपको बीमार रखने का जाल है। तो ये सारा धांधली चल रहा है। प्रेशर में भी वही हुआ है, कुछ करो। एक्चुअल प्रेशर जानते हैं कितना है? 150/100 अगर है आपका प्रेशर, और उसको घटाने की दवा अगर लेते हैं तो आप अपने हार्ट को कमजोर कर रहे हैं। आपका हार्ट कमजोर है। एक प्रेशर दवाई खाने वाला आदमी लपक के नहीं चल सकता है पॉसिबल है? वो नहीं चलेगा लपक के, दौड़ेगा नहीं वो। अगर यहाँ पर साफ आया बोले आने दो, बटा आराम से, उसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा, भागेगा नहीं वो, दिमाग को सुस्त कर देता है, बीटा ब्लॉकर है। शुगर, प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए एक आंकड़ा आप लोग याद रखिए, 250। ये लाइफ लाइन है आपका। अगर आपका प्रेशर दोनों जोड़ करके ऊपर और नीचे वाला 250 आता है तो आप प्रेशर की दवाई ना खाएं। अगर आपका शुगर, ग्लूकोज 250 है तो आप उसको घटाने की दवा ना खाएं, आप डायबिटिक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अगर 250 है, कोलेस्ट्रॉल पहले 1 था, अब 4 हो गया, LDL, SDL क्या क्या है ना, वो सब कुछ नहीं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल और बढ़िया वाला कोलेस्ट्रॉल आ गया ना, डिफरेंस हो गया ना। तो सब आपका ट्रैप है, किसी न किसी को दाग लगेगा और आपको दवाई दे देंगे। और बल्कि आप तो नियम बन गया है कि अगर आपसे डॉक्टर उम्र पूछेगा, बोला 40 साल अगर बोल दिया तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई ऐसी दे देगा। और कोलेस्ट्रॉल की दवाई को X कैटेगरी में रखा गया है। X कैटेगरी का मतलब ऐसे जोड़े जो बच्चे चाहते हैं वो इस दवा को न लें। वो बांझ करता है औरतों को, ब्रेस्ट कैंसर करता है, बच्चेदानी में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, मर्द नपुंसक हो जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने वाला आदमी को आप जब भी देखें लगेगा कि सो कर उठा है, इतना सुस्त कर देता है। और इन तीनों में से कोई भी एक दवाई आपको मिली तो 2 दवाई तो हमें मिल जाती है। ये हालात है, और इन हालात में आज के दौर में कोई भी आदमी सेहतमंद नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको बताया कुछ टिप्स, अगर आप उसको अपना लेते हैं तो बहुत सारी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी आपको। और दूसरी बात, नमक, ये जो आयोडाइज नमक आप इस्तेमाल कर, हर घर में लोग दुकान के सामने खड़ा होता है, आयोडीन वाला नमक देना, क्या नाम है, कैप्टन कुक, टाटा नमक देना, आयोडीन नमक। ये आयोडीन नमक विदेशों में 40 साल पहले बैन है, बैन हो गया। रिसर्च हुआ बाजाबता इस पे। आबादी जब घटने लगी किसी कंट्री में, कनाडा या कहाँ की बात है, कि आबादी जब घटने लगी तब वहाँ जागा गवर्नमेंट साइंटिस्ट को बोला कि रिसर्च करो क्या बात है। तो इस आयोडीन से नपुंसकता आ रही थी लोगों की, और उसको हमारी गवर्नमेंट ने लपक लिया। ये छुपा हुआ एजेंडा है गवर्नमेंट का, परिवार नियोजन से लेकर। अब आप देख रहे हैं कि कोई कहीं परिवार नियोजन का कैंप लगता है, कहीं कोई ऐड आता है टीवी में कि परिवार नियोजन नसबंदी कराओ, खत्म हो गया ना। नमक खा रहे हैं लोग, अपाहिज होता है, नपुंसक पता चल जा रहे हैं। हम खुद अपने सामने बता रहे हैं, मेरे चैम्बर में आते हैं लोग, मियाँ बीवी साथ में आया, बोला डॉक्टर साहब 3 महीना हो गया शादी का, हम कुछ नहीं किए। ये हालात है। अभी समझिए कि यंग जनरेशन तो नपुंसक हो ही गया, और रही सही कसर ये मोबाइल पर बात कर दिया। ये तो एक अलग मुद्दा है, इस पर भी रेप का इतना केस है, ये अलग है। बहुत बुरी हालत है हमारी। और हम लोग आज अगर नहीं जागे तो फिर बीमारी में ही जिंदगी गुजरेगी। और ये कहाँ लिखा हुआ है भाई कि जिंदगी का आखिरी 10 साल बीमारी में ही गुजारे? माइंडसेट हो गया आदमी का, अब तो बुढ़ापा हो गया, अब तो बीमारी होनी है, यही दिमाग में है ना। इसलिए कि सबको देख रहे दवाई खाते, हमको ताज्जुब लगता है कि दवाई खा के जिंदा कैसे है, बगैर दवाई के आप जिंदा रह सकते हैं। और हमारे तो मरीजों की तादाद हजारों हजार में होगी
जिनकी दवाई बंद हो गई। एक आदमी था, वो 10 साल की उम्र से बीपी की दवाई खा रहा था और मेरे पास आया था तो उसकी उम्र 50 साल। जब हम उसको बताए इस दवाई के बारे में कि दवाई आपकी छूट जाएगी, तो वो बोला कि हाँ सर हम दवाई लेंगे, लेकिन उसको हम तक आने में 2 महीना लगा। उसकी माँ नहीं आने देती। माँ के पास माँ को बोलता था कि हमको हकीम साहब बोले ऐसे ऐसे दवाई खाने के लिए, बड़ी डांटती थी माँ उसे, मत जाओ, कौन बोल दिया तुमको दवाई खाना है? डॉक्टर बोला जिंदगी में दवाई खाने के लिए एक वक्त नहीं छोड़ना, अकेले मत जाना, कहीं गिर जाएगा, ये हो जाएगा। वो आदमी 2 महीने के बाद आया मेरे पास, आया दवाई लिया, हम उसको इकट्ठे दवाई दे दिए, पूरा 4 महीने की दवाई दे दी और इत्तेफाक से मेरा पैसा भी आधा लेके चला गया। बोला कि अगले संडे को आएंगे, दे देंगे आपको। वो अगले संडे 3 संडे गुजर गया, नहीं आया। चौथा संडे उसका फ़ोन आता है एक दिन पहले ही, हकीम साहब हम आ रहे हैं, मेरी बीवी को भी दवाई लेना है, आप दवाई बना कर रख दीजिएगा। चलो भाई ठीक है। तो बीवी को लेकर आया तो आया, अपनी साली को भी लेकर आ गया। तो बीवी को था ये था थायराइड या कुछ था ऐसे, और उसकी साली को पूरे बॉडी में सोरियासिस भरा हुआ। सोरियासिस समझ रहे हैं? चकत्ते हो रहा पूरे बॉडी में, पपड़ी खड़ता है एनर्जी। मैंने उसको एक्जिमा का बड़ा शकल का, तो उसको भी आ गई साथ में। तो तीनों का दवाई दिया और बिना कुछ बोले पूरा पैसा थोड़ा देर पकड़ो ना, बोले प्रेशर का दवाई सब दिया चल रहा है। जो खा रहे थे, हम पड़ोस वाले को दे दिया तो दवाई खा रहे थे। जो पागल है जा करके उससे दवाई लीजिए, गड्ढा खोल, वो इतना बड़ा जहर है। आपको जिंदगी भर का दवाई का मतलब आप एक बार अगर मरीज बन गए तो आपके फैमिली डॉक्टर जो है आप उसके जिंदगी भर के कस्टमर बन गए। दवाई खाते खाते महीना 2 महीने में आपको वहां जाना ही है, फीस देना ही है दवाई का। दवाई कोई दूसरी कंपनी में लिखा जाएगा, कोई दूसरा ब्रांड लिखा जाएगा, मतलब दवाई चलेगी यहाँ। तो दवाई ही जिंदगी है हमारी। दवाई के बिना जिंदगी तो आज के दौर में लगता है कि सोचना भी मतलब गुनाह लगता है कि बिना दवाई के कैसे रहेंगे। बीमारी है तो दवाई है। अब बोलता है बीमार तो पड़ेगा ही, बीमार कैसे पड़ेंगे भाई? जारावास के लोग तो बीमार नहीं पड़ता है। खुंजा का लोग, एक खुंजा जगह है पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे, खुंजा है, वहां भी लोग बीमार नहीं पड़ता। न डॉक्टर है, न मेडिकल है, न दवाई है, न वो नमक का स्वाद जानता है, न चीनी का स्वाद जानता है। तो हम भी उसी तरह से जिंदगी में एकदम हेल्दी रह सकते हैं। इस नमक के बगैर कैसे? अच्छा वो सवाल का सेशन पूछिए। नमक सवाल का सेशन खत्म आएगा तो अभी अपनी बात। नमक जो आप खा रहे हैं अभी, नमक उसे क्या बोलते हैं? सेंधा नमक खाने को बोलते हैं। सेंधा नमक ही असली नमक है और सेंधा नमक कहीं बनता नहीं है फैक्ट्री में, ये अल्लाह ताला की फैक्ट्री में खुद से पहले से बना हुआ। जैसे कोयला निकलता है खान से, उसी तरह उसका चट्टान निकलता है। और वो इत्तेफाक से बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया, लाहौर में मिलता है और वहीं से वो आता है, उसका नाम ही है नमक लाहौरी। सेंधा नमक सफ़ेद होता है। आप देखो होंगे किसी का हाथ पैर टूट जाता है, प्लास्टर के बाद उसको बोलता है मालिश करने के लिए, डेला लेकर रगड़ना है, वही सेंधा नमक है जो असली खाने का नमक है। आज के बाद आप अपने किचन को बदल दीजिए, दूध, चीनी, नमक और रिफाइंड तेल किचन से निकाल दीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेगा आपका कोई। चीनी कभी हजम नहीं होता आपके पेट में, और उसको जिस दिन में डाल के खाया जाए उसको भी वो हजम नहीं होने देता है, सड़ेगा जाकर पेट में। तो चीनी हटा दीजिए। दूध पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगते बचा कई बार कि आप दूध मना करते हैं पीने के लिए। आज एक पेशेंट आया, उसको बोले भैंस का दूध पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, क्योंकि भैंस का दूध पहलवानों के लिए, आम आदमी के लिए नहीं। भैंस का दूध, गाय का दूध, तो दूध तो आज दूध जहरीला हो गया। हमारे हिंदुस्तान में दूध की खपत अभी 56 करोड़ टन है। हाँ, FSSAI का रिपोर्ट है, FSSAI का रिपोर्ट है कि हमारे हिंदुस्तान में दूध का खपत अभी 56 करोड़ टन है और उत्पादन 14 करोड़ टन।
तो ये 50 करोड़ टन दूध कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? तो जाहिर है 2 नंबर हो रहा है, वही दूध आपको मिल रहा है। बोले गाय का दूध तो जो चारा खा रहा है वो तो खाद वाला खा रहा है ना। ऐसा हुआ है, जांच से पता चला है रिसर्च में कि जो बच्चे को दूध पिलाती है माँ, उसके दूध में खाद का आइटम पाया गया। माँ के दूध इतना दूध जहरीला हो गया, माँ का दूध, गाय का दूध तो छोड़ दिया। इस दूध की वजह से सबसे ज्यादा टाइप 1 डिजीज हो रहा है बच्चों में। सुनते होंगे बच्चे को 2 साल का, 3 साल का, 1 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रहा है, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। डायरेक्ट इंसुलिन ही लगता है उसको, तो दूध की वजह से। जिस इलाके में दूध की खपत ज्यादा होती है उस इलाके में हड्डियों की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। आपका तो शायद पता नहीं आता है या नहीं, हमारे जमशेदपुर में रमजान के मौके पे जत्था आता है, फौज दर फौज आते हैं लोग भीख मांगने वाले, अजीब गरीब शक्ल के, टेढ़ा टुकड़ा लूल्हा लगड़ा, भीख मांगने के। मुर्शिदाबाद ही एक जगह है खास, वहीं से लोग आते हैं। एक से अजीब खुलिया का, वहाँ दूध की खपत ज्यादा है। आज ही बकाल चले जाइए, वहाँ मिठाई बड़ी सस्ती मिलती है, दूध की खपत ज्यादा है। जहाँ जहाँ दूध की खपत ज्यादा है वहाँ औरतों में की बीमारी ज्यादा है। 83% कैंसर का जिम्मेदार ये दूध है। सुनने में तो बड़ा अटपटा लगता होगा कि दूध इतनी अच्छी चीज को इतना बदनाम कर रहे हैं। ये तो हो गया गाय और भैंस का, डेयरी का दूध, वो तो समझिए कि संडास। डेयरी, जहाँ भी डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी फार्म जहाँ लगता है वहाँ पे WHO का अप्रूवल होता है, वो अप्रूव करेगा तभी डेयरी फार्म लगेगा। तो वहाँ तो हजारों हजार गाय रहती है, गाय भैंस, तो उसको दूधने के लिए कोई आदमी नहीं रहता है, मशीन लगता है, 4 पाइप रहता है, थन में लगा दिया, सुबह शाम दूध दुहा रहा है, ट्रैक्टर में जमा हो। वो लोहे का रहता है बना हुआ, सुबह शाम जब उसके थन में लगाया जाता है तो उसके वजह से उसका थन जख्मी रहता है। थन को साफ किया, जख्म को साफ किया, मलहम लगाया, वो साफ किया, पाइप लगा दिया, पाइप हटाया, फिर मलहम लगा दिया। तो उसके चलते उसके दूध के साथ साथ उसका खून और पीप भी टैंकर में जमा होता है, जिसको अलग नहीं कर सकता है, वही दूध आपको मिलता है। अब आप बताइए, पीप वाला दूध पिएंगे? WHO का जो कार्ड मिलता है उसमें लिखा रहता है कि अगर 1 लीटर दूध में 25,000 करोड़ पस सेल्स अगर पाया जा रहा है तो आप उसको बेचो, यानी आपको पीप वाला दूध पिलाया जाए। और हम अपने बच्चे को ठूस के जबरदस्ती मार करके दूध पिलाते हैं, कैल्शियम होगा, हड्डी मजबूत होगा। लेकिन कोई बच्चा आज गाय भैंस बन गया क्या दूध की कर दिया। एक डायबिटीज का पेशेंट अगर दूध पीता है तो जितनी बार वो दूध पिएगा उसका इंसुलिन घटता जाएगा, और डॉक्टर खास करके बोलता है कि 1 गिलास दूध पीजिएगा ताकि एनर्जी होगा। वो जान रहा है कि दूध पिएगा इंसुलिन घटेगा, शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, दवाई खाओ। होता क्या है, दूध में प्रोटीन होता है, उसका नाम है केसीन, और हमारा यहाँ पे पेट के नीचे में, यहाँ बाएं साइड में मैदा है, उसके नीचे में एक इतनी बड़ी शक्ल का, केले की शक्ल का एक अजू है, उसका नाम है पैनक्रियास, उसमें इंसुलिन बनता है। उस इंसुलिन में भी प्रोटीन है, उसको बोलते हैं बीटा सेल, और दोनों का नंबर है 17। वो जब माइक्रोस्कोप में देखेगा तो प्रोटीन चैन की शक्ल में गोल गोल दिखाई देगा, 17 ही रहता है। तो जैसे ही आप दूध पीते हैं हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है कि देखो 17 नंबर वाला जा रहा है, मार दो। तो बोला दूध वाले को, लेकिन वो इंसुलिन वाला भी बीटा सेल मारा जा रहा है। तो जितना दूध पिएगा इंसुलिन मारा जाएगा, इंसुलिन कम रहेगा, शुगर हाई रहेगा, आप जिंदगी भर डायबिटिक रहेंगे। इसके पीछे का लॉजिक यही है। आप पीते हैं किस लिए दूध? कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के लिए। लेकिन आप एक बार जरा सोच लीजिए सन्नाटे में बैठ करके
कि जिस गाय का दूध हम पी रहे हैं उसके अंदर इतना कैल्शियम कहाँ से आ रहा है। कभी हमने सुना कि कोई शेर या हाथी या कोई भी जंगली जानवर गाय को पटका मारा और दूध पी लिया उसका? ऐसा हुआ है कभी? वो तो दूध नहीं पीता है, तो उसको इतना ताकत कहाँ से? सूर्य पेटता है, पेट में उखाड़ देता है हाथी, उसको कहाँ से इतना ताकत आता है? उसको कैसे कैल्शियम कैसे मिलता है? ये हरियाली से मिलता है। कैल्शियम भरा हुआ है इसमें, हम इसको छूते भी नहीं। दूसरा नुकसान कॉलेज का क्या है दूध का? अल्लाह ताला ने इस धरती पर जितने भी है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो या पेड़ पौधे जो भी है, उसमें दो ही जानदार को कोलेस्ट्रॉल पैदा करने की सलाहियत रखी है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बनता और दूसरा जानवर के बॉडी में बनता, ठीक है? तो ऑलरेडी हमारे बॉडी में इतना कोलेस्ट्रॉल बनता है कि अलग से लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट का बीमारी। तो दूध में भरपूर ये कोलेस्ट्रॉल है, अंडे में कोलेस्ट्रॉल है, गोश्त में कोलेस्ट्रॉल है। आप वो खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो फिर हार्ट की बीमारी होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर तो बैठा है काटने के लिए। हाँ, तो उस कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है उसका 25% हिस्सा तो सिर्फ ब्रेन इस्तेमाल कर लेता है। पूरे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जितना पैदा होता है उसका 25% तो अकेले ब्रेन इस्तेमाल करता है। ब्रेन कितना बड़ा है? सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल यही इस्तेमाल करता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई कभी मत खाएं, और दूध पीजिएगा तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया। और एक और चीज बता सकते हैं, रिफाइन तेल। रिफाइन तेल कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। रिफाइन तेल से अच्छा कहीं गड्ढा में नाली में अगर पानी जमा हो बदबू है वो पानी पी लीजिए तो बढ़िया आपके लिए। इतना गंदा है रिफाइन तेल। रिफाइन तेल में जो सबसे घटिया जो प्रोडक्ट डाला जाता है वो आपके पेट्रोल का हिस्सा है हेक्सेन। और ये रिफाइन तेल की उम्र कितनी है? 20 या 22 साल। उसके पहले हम लोग किसी का तेल, सरसों का तेल ही खाते थे ना, तो सबको बीमार तो नहीं था। ये बीमारियों की बाढ़ आई है 1990-95 के बाद से, वरना जब हम लोग उस वक्त पढ़ते भी थे ना 1990 के आसपास में, तो कोई शुगर और प्रेशर का मरीज भी नहीं आता था वहां। अगर उस वक्त उस जमाने में अगर किसी को हार्ट अटैक होता था तो लोग जाता था जत्था बना के देखने के लिए कि कैसा हार्ट अटैक होता है। आज तो हर जगह आपको हार्ट का पेशेंट और शुगर और बीपी का हर गली में मिल जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से बीमारियों की बाढ़ आई है, और उसके लिए तो एक से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहा है और क्या हो रहा है, एक से एक स्पेश डॉक्टर हैं, लेकिन बीमारी कभी नहीं हो रही। जहां भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी, महीनों के बाद नंबर आ रहा है। यानी जितना बीमारी बढ़ रही है उतने डॉक्टर ही बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वहां कोई उसका उपाय नहीं है। वहां सिर्फ आपके बीमार रहने का उपाय। हम तो एक ही बात बोलते हैं, हम तो अक्सर वीडियो में बोले हैं और अभी भी आपके सामने बोल रहे हैं कि हमारे समाज में जितने डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर सिर्फ हमारी बीमारी का बचाव करते हैं। आपकी बीमारी बची रहे तो उनकी दुकानदारी चलती है। और डॉक्टर वही दवाई लिखते हैं जिसमें उनको ज्यादा कमीशन मिलता है। कमीशन बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन होता है। आपको किस दवाई से फायदा होने वाला है उससे उनको मतलब नहीं है। तो जहाँ ये ऐसे अब तक हालात है, उसमें हम एक चीज लेके आए हैं आपके पास, आप उसका फायदा उठाइए।